हाय, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ नारी शक्ति। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट में हम नारी शक्ति के बारे में बात करेंगे, माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। और आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे रूप के बारे में, ब्रह्मचारिणी, जो डिनोट करती हैं क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, डिटर्मिनेशन एंड ब्राइटनेस। आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमल से, जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है एंड शी इज एन एंटरप्रेन्योर हरसेल्फ। हेलो मैम, हाउ आर यू टुडे? Yes, I'm good. मैं बताना चाहूँगी, इन्होंने पढ़ाई की, शी वॉज 28 व्हेन शी गॉट मैरिड, और उसके बाद शी गॉट मैरिड, उसके बाद शी कॉम्प्रोमाइज्ड हर करियर बिकॉज फॉर हर योर फैमिली वॉज द प्रायोरिटी। और इन्होंने 12 साल का गैप दिया, बट हर डिटर्मिनेशन वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि इन्होंने गिव अप नहीं मारा एंड शी स्टार्टेड अगेन। आई थिंक एक औरत इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, डिटर्मिन्ड होती है अगर उसको कुछ चाहिए होता है। उससे पहले मैम, आई वुड लाइक टू नो अ लिटिल मोर अबाउट योर सेल्फ, अगर आप कुछ बताना चाहोगे ऑडियंस को। 2003 में जब मेरी शादी हुई तो मैं एक आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाती थी साइनसाइटिस और अस्थमा का। ओके। लेकिन शादी के बाद कुछ फैमिली इश्यूज और किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मुझे उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, और 2015 तक मैं ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मेरा क्लिनिक से ज़्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने 2015 में बिज़नेस शुरू करने का सोचा, ठीक है। और मैं ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर किया मैंने। ठीक है। और उस ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर करते हुए बहुत सारे फैमिली चैलेंजेस भी आए कि मैं ना निकलूं घर से बाहर। लेकिन आई वॉज डिटर्मिन्ड, तो मैं गई। एंड मेरे अंदर एक डर था कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो सब लोग मुझे लेट डाउन फील करवाएंगे। बट दैट वाज ए ग्रेट सक्सेस। एंड इन 2019 हमें अमेज़ोन ने वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड दिया। अमेजिंग। लेकिन 2020 में आफ्टर कोविड मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, और मेरे बेटे का कंपटीशन आ रहा था, उसे भी मेरी ज़रूरत थी। और तीसरा, बिजनेस में भी कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से मैंने उसको वाइंड अप करने का सोचा, और 2020 में उसे वाइंड अप कर दिया। लेकिन मैं घर में खाली नहीं बैठ पाई, मेरे दिमाग में यही रहता था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अमेजिंग मैम। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं एक टूथपेस्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर जो हैं वो एक टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, लीडिंग टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। और मैं शादी से पहले उनका मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का बिजनेस संभालती थी। ओके। तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग आई चोज टू गो फॉर बिजनेस। ओके। तो 2020 में जब मैंने काम छोड़ा तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं अपनी हेल्थ को ठीक करूं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं, उसके बाद मैं फिर से शुरू करती हूँ डिटर्मिनेशन। तो मैंने प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, वो सब शुरू किया, और आयुर्वेद का सहारा लिया अपने आप को ठीक करने के लिए। और मेरा जो एक थॉट था टूथपेस्ट के लिए, उसका रिसर्च वर्क मैंने शुरू किया। और 2022 में मैं वो प्रोडक्ट बना पाई कैरिनिल के नाम से। लेकिन उसके अंदर भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, और उसको रिफाइन करने में मेरे को और 2 साल लग गए, और अभी मैंने जुलाई 2024 में अपना प्रोडक्ट कैरिनिल टूथपेस्ट लॉन्च किया। हम थोड़ा बहुत अपने टूथपेस्ट के बारे में बताना चाहोगे? हाउ इज इट डिफरेंट? मतलब कोलगेट तो हम करते ही हैं, बचपन से कर रहे हैं हम। क्लोजअप, कोलगेट ही हम, मतलब पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कोलगेट, ये 3 ब्रांड्स। सेंसोडाइन अब आता है दिमाग में, Yes. विको टर्मरिक, ये सब। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के क्लिनिक पे यूजुअली जाती थी, और वहाँ पे जब भी उनको किसी पेशेंट को टूथपेस्ट रिकमेंड करना होता था ना, तो वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते थे, क्योंकि हर किसी भी टूथपेस्ट में उनको ऐसा नहीं लगता था कि कंप्लीट ओरल केयर दे रहा है। अच्छा। 2013 में मैं अपने हस्बैंड के साथ एक कोर्स कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को से, ओह वाओ। केरीज मैनेजमेंट का। वहाँ से मुझे ज़ाइलोडोल के बारे में पता चला, और ये पता चला कि ये एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो पूरे ओरल केयर कर सकता है, सिर्फ दांतों की नहीं, सिर्फ पूरे मुंह की देखभाल कर सकता है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक विथ ऑल सेफ्टी गार्ड्स ज़ाइलोडोल को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है, और ये तो ओरल केयर इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन ला सकता है। ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम लोग उस टाइम पे प्रोडक्ट को नहीं बना पाए। 2020 में जब मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस छोड़ा, तो मेरा वो क्वेस्ट दिमाग के अंदर जो है वो घूम रहा था कि मुझे कैरिनिल को बनाना है।
और हमने उसका रिसर्च वर्क शुरू किया। ठीक है। और साथ के साथ मैंने डेंटल मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जाने का सोचा, क्योंकि हम लोगों का वहाँ भी रिसर्च वर्क चल रहा था। मैम मैं इससे पहले बताना चाहूँगी, मैं मैम से कल ही मिली थी एंड आई गॉट सो मच गुड वाइब्स फ्रॉम यू कि मैंने आपको छूटते हमने बात की कि मैम आई वुड वांट यू टू हैव, आई वुड लव टू हैव यू ऑन माई पॉडकास्ट एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपने हाँ बोला। वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और मैम जब डिटर्मिनेशन की बात होती है, एक मतलब एक विल पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मुझे लगता है सब में नहीं होती वो चीज़, होती है बट वो एक्सप्लोर नहीं की होती, या तो इसको बेटर वर्ड्स में अगर हम पुट कर पाएँ। क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं जब छोटी थी, मेरे पापा का मंडी में काम है, ही इज़ अ फ्रूट मर्चेंट, फ्रूट का काम है उनका। और मैंने अपने पापा को एक दिन भी घर पे नहीं देखा। उनको फूड पॉइजनिंग हो, फीवर हो, कोई भी बीमारी हो, रात भर अगर वो नहीं सोए, सुबह उठते थे, इंजेक्शन लगवाया, ताकत का इंजेक्शन या दवाई ली, ऑफिस। तो वहाँ से मैंने विल पावर सीखी कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप स्क्रैच से कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जब मेरे पापा ने स्टार्ट किया, मुझे याद है, इतनी सी जगह पे वो रात रात ट्रैवल कर, ही वॉज 15 व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि उनको वो जुनून था, जैसे आप बोल रहे हो, ही वॉज डिटर्मिन्ड कि उनको कुछ करना है लाइफ में। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरे को पता चला अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप सब कुछ कर सकते हो। डिटर्मिनेशन तो है ही, बट डिटर्मिनेशन के साथ विल पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या आप क्या इसके बारे में बोलना चाहते हो? मेरी हिस्ट्री भी लगभग सेम है, क्योंकि मेरे पापा ना हमेशा बोलते हैं कि मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। तो वो शायद अननोइंगली हमारी डिक्शनरी में भी आ गया है एक्चुअली। तो मतलब मेरे को हमेशा उनसे ये पावर मिलती है कि जो मेरे दिमाग में है ना, मैं वो करके रहूंगी। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि अगर मम्मा ने बोला है तो छोड़ेंगे विच इज सो गुड मैम। मतलब अगर आपके बच्चे वो आपका एक जो आपके अंदर चीज है वो समझ गए हैं, और अगर वो समझ गए ना, वो उनके अंदर आएगी। अगर वो विल पावर, इवन ये बात मेरी मदर इन लॉ भी समझ गई थी जब उन्होंने मुझे बोला कि तू घर पे या क्लिनिक पे रह के काम कर ले, तू बाहर मत जा। तो एक बार तो मैंने उनको ओवरकम किया, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनको समझाया और वो समझ गई। उनको पता था कि इसके दिमाग में आ गया तो ये करके ही मानेगी। विच इज रियली गुड मैम, अप्रिशिएट दैट। अच्छा मैम, अगर हम बात करें एक औरत और एक करियर और एक फैमिली और आपका पेरेंट साइड, मदर, हस्बैंड साइड, तो ये कैसे बैलेंस, आप क्या इसका बोलते हो कि क्या बैलेंस, कैसे बैलेंस बना सकती है एक औरत? क्योंकि हमें बहुत देखा जाए बहुत अलग अलग खांचे हैं हमारे लिए। बिल्कुल। मेरे को लगता है हर ह्यूमन के लिए, वैसे हमारे लिए नहीं है, एक आदमी के लिए भी इतना ही डिफिकल्ट है जितना एक औरत के लिए। मुझे लगता है उसके लिए और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डिफिकल्ट वुमेन के लिए भी उतना ही है, बट फिर भी एक मेजर बर्डन अभी भी आदमी को ही दिया जाता है घर चलाने का। आजकल औरत कर रही है बहुत काम, लेकिन मेजर बर्डन अभी भी कहीं ना कहीं सोसाइटी प्रेशर एक आदमी पे रहता है। बट लेकिन जैसे वुमेन बाहर आ रही है और सारे ब्लॉक्स उसको भरने हैं, ऊपर से आपके पास ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत बोलो, इतना मत बोलो, शादी हो रही है अब इतना मत बोलना, सोच समझ के बोलना, सास ससुर की इज्जत करना, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब वही तुम्हारा घर है, और तुम वहां जाओ तो वो बोले तुम्हारा घर तो ये है नहीं, तुम्हारा घर तो वो था। तो मतलब एक औरत को कितनी चीजें सहनी पड़ती हैं। आप इसके लिए क्या बोलना चाहते हो? इनिशियली मेरे को भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, लेकिन मेरे पापा ये कहते थे कि अगर तुम सामने वाले को इज्जत दोगे ना, तो वो अल्टीमेटली आपको इज्जत देगा। मैंने यही किया। मेरे इन लॉज के सामने मैंने उनको इतनी इज्जत दी कि मतलब मैंने उनको अपना बनाया और उन्होंने मेरी हर बात को समझा। मेरे हस्बैंड भी इतने सपोर्टिव हैं कि वो कुछ भी काम घर का भी कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेरे बच्चे भी इतने सपोर्टिव हैं, और वो शायद मैं ऐसी थी तो शायद वो ऐसे हो गए। दैट्स ट्रू मैम। मेरे को लगता है मेरी बेटी ना जैसे किसी को बोलती है, ये ना बहुत गंदा है, 4 साल की, मैं कहती हूँ बेटा अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। ये फैक्ट है। मुझे लगता है आप अगर दुनिया को उस नज़र से देखोगे तो आपको वैसे लोग मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो मैम एक और चीज़, जैसे अगर हम एक बात करें
determination, enthusiasm. अगर आप if you don't mind, आप 50 years के हो गए हो और इस एज में एक औरत को लगता है यार अब तो जी ली पूरी जिंदगी यार, अब क्या करना है, अब छोड़ो, बच्चे पालो, अब बिकॉज ऑब्वियसली आपका वो डिटर्मिनेशन भी कम हो जाता है, आपका एंथुजियाज्म भी कम हो जाता है, बॉडी भी आपकी उस तरीके से उतनी एक्टिव नहीं होती, उतने आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं फील करते हो. स्ट्रॉन्ग तो हम होती हैं, हम एक औरतें हैं, हम औरत हैं, नारी शक्ति हैं, तो स्ट्रॉन्ग तो हम हैं, लेकिन बट स्टिल वो सेम एंथुजियाज्म कैसे आपने रखा अपने अंदर? मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये एंथुसियाज्म अब ज़्यादा हो गया है पहले से भी, क्योंकि पहले मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी फैमिली की और फाइनेंशियल. अब एट द एज ऑफ 50 मैं मोर रिलैक्स्ड हूँ और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ. मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, वो मुझे समझते हैं और मुझे लगता है कि मेरे पास खोने के लिए फाइनेंसिस के अलावा कुछ नहीं है. और मेरे बचपन के सपने अगर मैं साकार करने की सोच सकती हूँ तो यही मेरे लिए एज है, उसके बाद शायद मैं ना कर पाऊँ. That's true. उसका एक एग्जाम्पल है कि मैंने भरतनाट्यम क्लासेस ज्वाइन की हैं क्योंकि मेरे को बचपन से ही डांसिंग का शौक है. Wow, at the age of 50. At the age of 50. Wow. और मैम वहाँ जा रहे तो कोई ऐसे आपकी एज के और हैं? एक और हैं मेरे साथ. उन्होंने मेरे को देख के ही ज्वाइन किया. Oh wow, inspiration. That's really nice, मैम. तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर एज है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, उसके बाद शायद मेरे को मौका ना मिले. वाह मैम, इससे ना एक चीज़ मुझे रियलाइज हुई. मैं ना जब आई वॉज 17-18 की थी, मैं स्कूल में थी, तो ना मेरे को बहुत शौक था मॉडलिंग करने का. तो मुझे बहुत ऑफर्स आए, स्प्रिट्सविला, VTV रूमीज, ग्रह शोभा मैगजीन, मेरे को बीकानेर से ऑफर आया प्रिंट एड्स के लिए. बट मेरे पापा ना बहुत कॉन्जर्वेटिव थे, तो उन्होंने मुझे करने नहीं दिया. तो ना जब मेरी शादी हुई उससे पहले मैं मार्केटिंग की बंदी हूँ, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग किया मैंने MA में मास्टर्स की. और ना मैं जॉब कर रही थी, बट मेरे हस्बैंड जो वुड बी हस्बैंड उस टाइम पे थे, मतलब अंकित माय हस्बैंड, ही इज़ अ मारवाड़ी. तो उनमें बोला गया कि आप जॉब नहीं कर सकते हो शादी के बाद, मारवाड़ी बहुएं काम नहीं करती. विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब तो बहुत खुल गई हैं ये चीज़ें, बट मैं आज से 8 साल पुरानी बात कर रही हूँ. और मैं अच्छी खासी जॉब छोड़ के, पागल तो हो जाते हो आप प्यार, होते ही यू गो मैड. मैंने जॉब छोड़ दी और 6 महीने बाद मेरी शादी हुई और 2 साल तक मैंने कोई जॉब नहीं करी. 2 साल बाद मैंने एक काउंसलर की जॉब करी. मैं जहाँ 40-50 कमाती थी, मैं 10,000 पे आ गई क्योंकि 2 साल का गैप आ गया. अब मुझे वापस जाना है और मुझे मेरी फील्ड भी नहीं मिली. बट उन्होंने मुझे बोला आप 2-3 महीने इस पे काम करो, एक बार आपका वो वापस आ जाएगा, प्लीज फील शिफ्ट यू बैक वेयर यू वर सपोज टू बी. मैंने 1 महीना जॉब की. अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड के ताऊ जी की डेथ हो गई. तो इनमें होता है कि 14 दिन 15 दिन होता है, चलता है, में भी होता है 13 तो वहाँ मेरा 15 दिन का गैप, जॉब छूट गई. लेकिन उसमें उनकी सिस्टर जा रही है जॉब पे, बट बहू नहीं जा सकती. ओके. तो वो 15 दिन मेरी जॉब वापस सैक्रिफाइस की मैंने. मैं 1 महीना 1.5 महीना काम कर चुकी थी, तो मेरे को था अब मेरा फील्ड में मेरे को जॉब मिलेगा. मैं वापस गई, उन्होंने बोला आप वापस जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करो. मैंने कहा वो मैं कर ही नहीं सकती, अब तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी फील्ड ही नहीं है. फिर मैंने 2018 में मेकअप सीखा मैम. जब मैंने मेकअप सीखा ना 2020 तक, मैं 2019 में मैं प्रेग्नेंट हुई और मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हुई, मैं 10-10 15-15 मेकअप खींच लेती थी. 2020 में मैंने डिलीवर किया अपनी डॉटर को और कोविड आ गया. और गॉड वाज सो काइंड कि कोविड में भी मैं एक कम्युनिटी निकली, ब्यूटी है ब्लैक, अगर आपको पता होगा, वो ऑनलाइन मेकअप सिखाते हैं. तो उन्होंने 2020 में स्टार्ट किया और मैं फर्स्ट मेकअप एजुकेटर थी. तो आप अगर उसका खोलोगे एप्पल पे या अपने सैमसंग के ऐप स्टोर पे, आप ब्यूटी है ब्लैक खोलोगे तो उसमें फर्स्ट फोटो मेरी दिखेगी आपको. वाओ, सो नाइस. तो मैंने 2 साल मेकअप सिखाया और मैंने 2500 स्टूडेंट्स सिखाए. पर फिर भी ना मेरा मन अंदर से बहुत वो था कि मैं यार ये मेरे लिए नहीं है. उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन में साथ में करती रही और मैं 70,000 फॉलोअर पे हूँ अभी इंस्टाग्राम पे. और मैं जब पहुंची, मेरे को तभी भी लगा, मैं तभी भी अशांत थी कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए.
फिर मुझे लगा यार जब मैं कंटेंट क्रिएट करती थी या मैं क्लासेस लेती थी, स्पेस कॉन्स्ट्रेंट था। आप एक सोसाइटी में अपार्टमेंट में रहते हो, आप कितने सारे लोग फैमिली के रहते हैं, Naturally. आपको बैकड्रॉप बनाने, आपको एक रूम चाहिए, वो नहीं मिल पाता था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसी कोई चीज़ करूँ जो नॉर्मल वुमन है जो अफोर्ड नहीं कर सकती 50,000 रुपये का स्टूडियो करने को, हम कर सकते हैं, फॉर्चुनेट इनफ है, बट मैं क्यों करूँगी, मैं इतना क्यों स्पेंड करूँगी जब मैं कमा नहीं रही। मेरा ना लाइफ का फंड है, मैं जो आई वॉन्ट टू बी अ सेल्फ मेड वुमन जस्ट लाइक माई फादर। आई एम वेरी मैं आपको भी बोलूँगी मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ अपने काम को लेके, आई एम वेरी डिटर्मिन्ड। तो मैंने कहा एक स्टूडियो खोलते हैं, और मैंने स्टूडियो खोला था, जो मैं क्लिक एंड क्लैप की बात कर रही हूँ, मैंने अभी जो स्टूडियो खोला है वो मैंने खोला इस पर्पज से कि मैं अपना कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करूंगी और रेंट आउट करूंगी इन्फ्लुएंसर्स को। और मुझे भी 6 महीने हुए हैं, वो कब भगवान ने मेरी एक वो चैनल बनाता गया, वो अपने आप चीज़ें करता गया कि हम इतना अच्छा करने लग गए, हम शूट्स करने लग गए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने लग गए, किड्स शूट करने लग गए, हम नॉर्थ दिल्ली में स्पेशलाइज हो गए हैंडमेड बैकड्रॉप्स के लिए। तो मेरे को लगता है, बट जब मैं 30 साल की थी ना, जब मैं 31 में पहुंची, आई एम 34 राइट नाउ, मुझे ये लगता था मैं बहुत लेट हूँ ये काम करने के लिए। मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि आज मेरे को नहीं लगता मैं लेट हूँ। अगर आप 50 साल में भरतनाट्यम कर सकते हो तो मुझे लगता है 30 साल तो कुछ भी नहीं है यार। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि देयर इज नो एज, एंड यू आर प्रूविंग इट राइट कि एज डजंट मैटर इफ यू हैव दैट विल पावर एंड इफ यू आर डिटरमिन्ड। अगर आप करना चाहते हो तो आप किसी एज में भी कर सकते हो। आप कह रहे 50 साल में मेरी उम्र है, मैं 30 साल में सोच रही थी, मेरी तो उम्र निकल गई यार। काश मैं ये 18 साल में कर लेती मॉडलिंग। मैं एक रात भागी भी घर से, मम्मी के कंगन लिए मैंने, मम्मा को बताया, मैंने कभी अपनी मम्मा से कुछ नहीं छुपाया। मैंने कहा मम्मा मैं ये बेच रही हूँ और मैं मुंबई जा रही हूँ, मेरे को प्रिंट डांस करने। मेरी मम्मा ने सपोर्ट भी किया कि ठीक है चली जा। फिर मेरी मम्मा बीइंग अ हाउसवाइफ डरती थी पापा से बहुत, मेरे पापा में थोड़ा गुस्सा आता था। तो मेरी मम्मी का मैं आधे टिकट बुक हो गई मेरी, मैंने कंगन बेच दिए 1 लाख रुपए मेरे हाथ में, और मेरी मम्मा को पता है, ऐसा नहीं है चोरी करके, मम्मा को बता के उनसे लेके गई। मेरी मम्मी का फोन आ गया रोते रोते, बेटा तू वापस आ जा, मेरा दिल नहीं मान रहा। और मैंने कहा मम्मा प्लीज मत करो, मेरे को जाने दो। लेकिन मुझे लगता है अच्छा हुआ नहीं कि क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ और अच्छा लिखा था। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा ही होता है, अगर ये नहीं तो कुछ और से। उस टाइम पे हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा होता है, और जब हम डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं। ट्रू मैम। इवन जो मैं अब फैक्ट्री सेटअप कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो प्लेस मुझे मिलेगा, मैं इंडिपेंडेंटली उसको कभी नहीं कर पाती। मेरे फादर ने मंगोलपुरी के अंदर एक लैंड लिया और उसको बिल्टअप किया कि वो उसको रेंट पे देंगे और वहाँ से उनकी इनकम आ जाएगी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डेंटल मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगी और पापा की फैक्ट्री मुझे मिल जाएगी। तो क्योंकि हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते। That's true. तो मुझे पास में भी चाहिए और काम भी चाहिए। तो उन्होंने मुझे जब ऑफर किया तो मुझे लगा कि शायद ये लैंड उन्होंने भगवान ने मेरे लिए ही उनको दिलाई है, मतलब ये फैक्ट है। इवन आज मेरे पापा भी बोलते हैं कि ये तो मैंने तेरे लिए ही ली थी। वही कह रहे भगवान अपने आप रास्ते बनाता है। अच्छा मैम, आर यू अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा? क्योंकि मुझे लगता है आप बिलीव करते होगे। आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा, और मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती हूँ और गीता पढ़ती हूँ। सीरियसली। अच्छा अब एक और क्वेश्चन, एक छोटी सी स्टोरी है, बस छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब सब मुझे बोलते थे तेरा बेटा होगा, तेरा बेटा होगा। और ना मेरे हस्बैंड हमेशा सराउंडेड रहे हैं लड़कियों से, क्योंकि 5 भाई बहन है, 3 बहनें। मम्मा अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, ही वॉज वेरी यंग। और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है रोहित सराफ, आपको पता होगा, ही इज़ एन एक्टर। तो वो 15 साल का था, वो मुंबई शिफ्ट हो गया। तो मेरे हस्बैंड ना हमेशा औरतों के बीच में रहे हैं। फिर बीवी आ गई। फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे हस्बैंड भी बोलते थे यार एक लड़का आ जाए, ये नहीं कि मेरे को बेटी से प्यार नहीं होगा, बट मेरे को कोई ऐसा मिल जाएगा जिसको मैं खींच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि गर्ल्स आर वेरी डेलिकेट। वो औरतों के बीच में रह के जब मैं प्रेग्नेंट थी सब मुझे बोलते थे देखो तेरा बेटा होगा, तेरा तो बेटा लग रहा है। और मेरा मूड बहुत खराब होता था। क्योंकि ना जब मैं छोटी थी मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉन्ड नहीं बन पाया। फिर मेरी शादी हुई, मैंने सोचा मैं अपनी मदर इन लॉ से वो बॉन्ड बनाऊंगी, घूमने जाऊंगी, स्पा करूंगी, तो वो भी नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी ना सब मुझे बोलते थे तेरा बेटा होगा, और मैं कभी रात को रोती भी थी कि भगवान मेरे को तो बेटी ही देना, आप बेटी ही देना। और जब
लास्ट डे तक मैं डिलीवर कर रही थी, सब सोच के बैठे थे बेटा होगा, नाम ये होगा, और मैं मन में सोच के बैठी थी मेरी बेटी होगी। नाम हमने दोनों डिसाइड किए थे, पर मेरे मन में था मेरी बेटी होगी, मैं ये नाम रखूंगी। जैसे ही मैंने डिलीवर किया मुझे पता चला बेटी है, मैं रुक नहीं पाई रोते हुए। तो आपके 2 बेटे हैं, तो आपको कभी ऐसा लगता है बेटी होनी बहुत ज़रूरी है? जब मेरा दूसरा बेटा हुआ ना तो मैंने सेम विश की थी कि भगवान बेटी होनी चाहिए, है ना? डॉटर्स बेटियों के बिना आपको घर में रौनक नहीं मिलती। मतलब अंकित जब मैं प्रेग्नेंट थी बोलता था ना बेटा हो जाए, कहता है यार मैं दूसरा बच्चा करूँ मेरी बेटी हो जाए मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। और उनको इतनी अटैचमेंट हो गई कि वो एक रात अपनी बेटी के बिना सो नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है बेटियों में कुछ तो अलग होता है, जो लड़के भी बहुत प्यारे होते हैं, बेटे भी, मेरे को लगता है माँ बेटों के लिए ज्यादा इंक्लाइंड होती है। हाँ, लेकिन मुझे बेटे की कमी खलती है। मैं हमेशा सोचती हूँ उस बात को। इनके बड़े भाई की बेटी है, सिर्फ एक वही लड़की है हमारे घर में, ना इनकी बहन है ना बेटी है कोई। अच्छा, ओ। तो आई एम सो अटैच्ड विद हर कि उसने अभी अपना MBBS कंप्लीट किया है, पीजी का एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया है। उसको कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो वो हमेशा आके मेरे से बात करती है, मतलब उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती मेरे बिना, और मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। मैम मैं आपसे इतना रिलेट कर पा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी मम्मा से मेरा वो बॉन्ड नहीं बन पाया। मेरी चाची थी और उनके भी 2 बेटे हैं, और ये कुछ झूठ नहीं है। और मैं जब मेरी लड़ाई होती थी ना मैं उनके पास चली जाती थी। और मेरे चाचू थे, वो मेरे को, वो भी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, बहुत यंग थे। और वो कहते थे मैं इसको गोद ही ले लूँगा, कहते थे भैया आप देखना इसका कन्यादान मैं ही करूँगा। तो मैं भी ऐसी, मेरे को कुछ भी, आज भी उनको प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी चाची को फ़ोन करती हूँ, चाची मेरे को ये दिक्कत हो रही है, अब क्या करूँ मैं? मम्मा को नहीं जाएगा पहला कॉल, मेरी चाची को ही जाएगा। सेम है उसका भी। अभी पीजी एंट्रेंस के टाइम पे ना वो बहुत परेशान रह रही थी, मतलब बहुत टेंशन थी उसको कि अगर मेरा रैंक अच्छा नहीं आया, अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, जो मैं करना चाहती हूँ वो नहीं होगा, तो मतलब बहुत परेशान रहती थी। तो उसका रात को फिर मेरे पास कॉल आता था। तो मैम आपको बेटी तो मिल ही गई। हाँ, मिल बेटी। लेकिन मेरे को लगता है जब आपकी बेटी नहीं होती और जब आपकी डॉटर इन लॉ आती है ना, वो प्यार इतना उमड़ के आता है। सीरियसली आप वेट कर रहे मैं होगे। उसको भी इमेजिन करती। इवन मेरी सिस्टर की बेटी भी है और वो मुझे माई बुलाती है। मदर्स डे पे मुझे वो विश जरूर करती है। उसको ये लगता है कि मतलब मम्मी के बाद कोई है तो बस मैं मासी। मैम एक एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहते हो, जो लोग ये देख रहे हैं, जो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को भी रिलेट करता हूँ? मुझे लगता है कि अगर आप निरंतर अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हो, अपने ऊपर भरोसा रखते हो और अपने सपनों के साथ चलना सीख जाते हो, तो ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हो। सिर्फ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है और अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है। Amazing, ma'am. Amazing. थैंक यू। Before we end this podcast, I would like to say few lines. पंख फैलाए थे उड़ने को तैयार, आसमान छूने का था उसे अधिकार, पर जीवन की सच्चाइयों ने उसे रोका और अपनों के लिए उसने अपने सपनों को आग में झोंका। थैंक यू फॉर बीइंग देयर मैम, मीन्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम शायद और बहुत जल्दी मिलें और बहुत सारा काम करें साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और नारी शक्ति के साथ।